मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना। लेक्चर नंबर शाम को। अच्छा अच्छा भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपने अच्छा, कल इंशाल्लाह हमारी खुली कचहरी है। कल कल वेडनेसडे को डिसाइड हुआ था ना, वेडनेसडे को इंशाल्लाह खुली कचहरी है। कल जूम मीटिंग का आपको टाइम जो है वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। मे बी ईशा से पहले हो, मे बी ईशा के बाद हो। आप इंशाल्लाह बस असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद घर आके फ़ौरन आपने टाइम चेक कर लेना है। तो इंशाल्लाह खुली कचहरी होगी, उसमें सुना जाएगा, जो गलतियाँ होंगी बताई जाएंगी। ये ऑनलाइन के अंदर जो है वो आप मैसेज करवा दो अब्दुल्ला से भी कह के कि कल मगरिब ईशा के करीब जो है वो आप लोगों से लाइव जो है वो सुना जाएगा, जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया उसमें से, ठीक है। तो एक बार मैसेज मुझे भेज देना, हेडिंग ऊपर दे देना खुली कचहरी। छोड़ें जी, हम सीए करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था गाय? चैप्टर 8। टुडे वी विल स्टार्ट विद अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, नाइस। प्लीज टेक वाटर। सॉरी, ये तो आप कमेंट करते हैं बाद में। अच्छा, इसलिए तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता, वो मिस यूज करते हैं इस चीज को। अच्छा, हमने पढ़ा था ये पॉइंट नंबर सी, इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। आई कैप अपने मेंबर्स को कोई बुक बेचे, कोई चीज बेचे, तो वो हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। पॉइंट सी हमने पढ़ा था टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। पॉइंट डी, बिजनेसमैन को करंट कस्टमर से कोई फायदा मिल जाए, बिजनेसमैन को फ्यूचर कस्टमर से कोई फायदा मिल जाए, बिजनेसमैन को पास्ट कस्टमर से कोई फायदा मिल जाए, सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आपने कॉलेज वालों को अभी पैसे दे दिए, आपने कॉलेज वालों को सीए करने के बाद पैसे दे दिए आके कि यार मादरत फीस रहेगी थी, आपने कॉलेज वालों को मैट्रिक में पैसे दे दिए थे कि मैंने सीए करना है। तो ये तीनों किस्म के फायदे कॉलेज वालों की इनकम चार्जेबल है। लेकिन ऑब्वियसली वो जो आप एडवांस में पैसे देंगे वो तो उसकी एक लाइबिलिटी होगी, जब आपको वो सर्विस देंगे तो रेवेन्यू में डाल लेंगे। तो द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट जो मिल रहा है डिराइव ड्यूरिंग अ पास्ट बिजनेस रिलेशन, चाहे पुराने बिजनेस रिलेशन की वजह से मिला, डिराइव ड्यूरिंग अ करंट बिजनेस रिलेशन, करंट बिजनेस रिलेशन की वजह से मिला, और डिराइव ड्यूरिंग अ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशन, फ्यूचर बिजनेस रिलेशन की वजह से मिला। ये चाहे पास्ट है, करंट है या फ्यूचर है। भाई ये एसियों को 16 पे कर दो, पक्के झलने लग गए हैं लोग, तो गर्मियां आ गई हैं लाहौर में दोबारा। यस, उधर भी पक्के चल रहे हैं, हाइब्रिड में भी। यार एक एक पक्खियां अरेंज करा दो भाई। अभी बोला गाड़ी में जाके देखो, लेफ्ट वाली सीट के पीछे वाले ना पक्खी पड़ी हुई है एक, बोले आए जरा। द फेयर वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग अ पास्ट बिजनेस रिलेशन, ड्यूरिंग अ प्रेजेंट बिजनेस रिलेशन और ड्यूरिंग अ फ्यूचर बिजनेस रिलेशन। एक्सप्लेनेशन, द वर्ड बेनिफिट, बेनिफिट के वर्ड का क्या मतलब है? बेनिफिट के वर्ड का मतलब है कि हाइब्रिड में लेट आना, ये बेनिफिट के लफ्ज का मतलब है। खड़े रहना, बैठना नहीं है, इट्स नॉट सो, पता चलता है। द वर्ड बेनिफिट में शामिल है बेनिफिट फ्रॉम वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन इटसेल्फ। किसी बिजनेसमैन ने लोन लिया तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। बाद में वो बैंक के पास गया और बैंक को जो है वो रोती हुई बूथी बना के इसने कहा मैं लोन नहीं दे सकता, तो बैंक ने कहा जा तुझे लोन माफ किया। तो अब एंट्री क्या होगी? लोन डेबिट, इनकम क्रेडिट। या उसने इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री की थी, बाद में जाके उसने कहा मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता, तो बैंक ने कहा चल ठीक है तुझे इंटरेस्ट माफ किया। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इनकम
क्रेडिट। जरा साइड पे होकर थोड़ा सा नोट कर लें। तो लोन का माफ हो जाना भी इनकम है, इंटरेस्ट का माफ हो जाना भी इनकम है। अगर ये किस मकसद के लिए लिए थे? बिजनेस के लिए। अगर ये बिजनेस के लिए लिए थे, ये बैठ जाए हाइब्रिड में। अगर ये बिजनेस के लिए लिए थे, जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे ही नोट कर लें, सामने वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें, इसका मतलब ये होगा कि आप जल्दी नोट करते हैं। लेफ्ट वाले के सर पे नहीं, मैंने हाइब्रिड में कहा, प्लीज। बी अटेंटिव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आए हाइब्रिड में और खड़े रहना है। बिल्कुल, कौन आने से मना करता? कोई भी नहीं। आज बॉयज हाइब्रिड में वॉइस नोट सुने जाने थे ना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा जरा। इधर जो है वो इधर इधर खुली कचहरी होगी है आज, एक खुला दंगल समझ लें, वन साइडेड। तो ये मैं बॉयज हाइब्रिड को आपके सामने ऐसे खोल के रख दूंगा, देखें बॉयज़ को पीछे ऐसे खोल के रख दूंगा सामने, और ये इनको इस तरह जो है वो मारा जाएगा। ये इस तरह इनको मारा जाएगा, इस तरह इनकी कोट लगेगी जिनके वॉइस नोट्स ना हुए। अब हाइब्रिड में आखिरी रो में टोपी वाले भाई मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अब गेम हाथ से निकल चुकी है ना। अब सेल्फ क्रिएटेड वॉइस नोट नहीं हो सकते, बिकॉज उसके ऊपर टाइम और डे लिखा होता है, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है इसमें कुछ गड़बड़ करना। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने तरीके लाएं, फिर हम भी अपने अपने तरीके लाएंगे। लिख लिया सारा? द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड एनी बेनिफिट फ्रॉम वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन माफ हो सकते हैं, और लोन इटसेल्फ, या लोन इटसेल्फ भी माफ हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्हाई आर यू खंगिंग अगेन एंड अगेन? पॉइंट नंबर ई, मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी। मैनेजमेंट कंपनी अगर मैनेजमेंट फी डिराइव कर ले तो ये भी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बैठ जाए। मैनेजमेंट कंपनी अगर मैनेजमेंट फी डिराइव कर ले, ये भी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्हाट डज इट मीन? मैनेजमेंट फीस डिराइव, मैनेजमेंट कंपनी ड्राइविंग मैनेजमेंट इनकम। यार ये मैनेजमेंट कंपनीज दूसरी होती हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप अपने हद तक बस ये समझ लें कि जैसे शादियां मैनेज करने वाली कंपनीज होती हैं, वो मैनेजमेंट फीस लेती हैं कि हम आपका फंक्शन मैनेज करके दे देते हैं। आपका तो तजर्बा नहीं है ऑब्वियसली, फिर आपको क्या मिसाल दूं मैं, देते हुए भी शर्म आती है मिसाल। पॉइंट नंबर 2, छुट्टी नहीं करनी, जान दे देनी है, छुट्टी नहीं करनी, ये बस अपनी ज़िंदगी का असूल बनाना है। पॉइंट नंबर 2, आई स्टिल रिमेंबर कि दोपहर को जो है वो मैंने क्लास पढ़ाई थी दोपहर तक, और शाम को मेरी शादी थी। तो यस इट इज़ ट्रू, ये अगर आपको कोई बच्चे मिलें 2009-10 वाले, यू कैन आस्क देम। इसमें क्या, शाम को ही जाना होता है ना अपनी शादी पे। आगे जाएं, पॉइंट नंबर 2, और ये कज़नों की शादियों पे गए होते हैं, क्लासें छोड़ रहे होते हैं। एनी इंटरेस्ट इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन, कोई भी इंटरेस्ट इनकम अगर कोई बंदा कमाए जहां उस बंदे का बिजनेस ही इंटरेस्ट कमाना हो, जैसे बैंक है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। वैसे तो हमने इंटरेस्ट इनकम कुछ हालतों में नॉर्मल रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम में पढ़ा था, हाइब्रिड में तीसरी रो में बातें करते हुए, आपको याद होगा उस दिन भी शायद तीसरी रो में ही बातें हो रही थी। तो इंटरेस्ट इनकम अगर किसी बैंक कमा रहा है तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि उसका काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है। Any interest income derived by a person where the person business is to derive such income shall be chargeable under the head income from business instead of income from other source में नहीं जाएगा, ये income from business में जाएगा। Next, profit on debt, debt होता है लोन, profit होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक साहब कल मुझे रास्ते में मिले, आप ही की क्लास के थे मेरे ख्याल से, मैंने उनसे पूछा किधर थे आप, कहते हैं मैं घर गया हुआ था। आज देखिए उनके साथ होगी क्या क्लास में, मुझे एंड पे अगर याद आ गया ना तो फिर मैं बताऊंगा उनके साथ होगी क्या, दुनिया देखेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, वेदर पेएबल और रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल भी हो सकता है जो कि एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है जो कि इनकम होता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेएबल भी हो सकता है, रेंट पेएबल भी हो सकता है, रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे लिए पेएबल होता है, वापडा वालों के लिए रिसीवेबल। तो इसी तरह इंटरेस्ट बैंक के लिए शायद रिसीवेबल हो, हमारे लिए पेएबल हो अगर हमने लोन लिया हुआ है। असल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था तो उसने पूरे लॉ के अंदर इंटरेस्ट का लफ्ज खत्म करके प्रॉफिट का लफ्ज डाल दिया, लेकिन जब प्रॉफिट की डेफिनेशन पे आया तो उसमें भूल गया, उसमें दोबारा इंटरेस्ट डाल दिया इसने। तो उसने मान लिया कि मैं प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट ही है, कहते हैं मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा था, प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट ही होता है। तो प्रॉफिट ऑन डेट मींस एनी प्रॉफिट, एनी इंटरेस्ट, एनी डिस्काउंट और प्रीमियम ड्यू टू अ डेट। डिस्काउंट और प्रीमियम ड्यू टू अ लोन आप पढ़ेंगे FR2 में। लोन्स के ऊपर डिस्काउंट भी मिलता है, यानी ₹1,00,000 का लोन है, किसी वजह से आपको 98,000 लोन मिलता है ₹1,00,000 का कह के, तो आ जाएं हाइब्रिड में लेट, अब जहाँ भी जगह मिल रही है बैठें। तो ₹1,00,000 का लोन है तो 98,000 जो है वो आपको मिलता है, ये कोई डिस्काउंट हो जाता है लोन पे। तो ये सारा FR2 में पढ़ाया जाता है। तो बस अब 2 लफ्ज़ सिर्फ याद कर लें, डिस्काउंट और प्रीमियम ड्यू टू अ लोन also fall under the definition of profit on debt. However, return of capital will not be a profit on debt. Return of capital नीचे लिखा हुआ डिविडेंड होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा लफ्ज़ है वैसे। मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट में इक्विटी नजर आ रही है, आपने शेयर होल्डर से कैपिटल इकट्ठा किया और नॉन करंट लाइबिलिटी, NCL का मतलब पता है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या नजर आ रहा है? लोन। इस पे आप इस पर क्या देंगे? इस पर आप डिविडेंड देंगे, डिविडेंड देंगे, और इस पर आप क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो असल में जो इंटरेस्ट इस पर आप देंगे वो एक्चुअली प्रॉफिट ऑन डेट है, क्योंकि ये डेट ही नहीं है तो फिर डिविडेंड प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है। तो जब ये डेट नहीं है तो ये प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है, तो जब ये डेट है तो ये प्रॉफिट ऑन डेट है, तो जब ये चपेड़ है तो चपेड़ का बेटा है। नोट कर लें, बातें कर लें हाइब्रिड में लास्ट रो में जल्दी से जरा। आग लगे उस मोबाइल को जो मेरी जिंदगी को तबाह कर रहा है, जो मेरे फ्यूचर से खेल रहा है। ज्यादा हो गई ठाकुर आज। ओके, चलें जी आगे चलिए। चलो चलिए दुनिया दी उस नुखड़े जिथे बूंदा ना बंदे दी। क्या करना है तो जाके भी मक्खी मारनी है। प्रॉफिट ऑन डेट वेदर रिसीवेबल और पेएबल मींस any profit, any interest, any discount, any premium payable due to a loan. However, dividend will not be interest on loan. Dividend will not be interest on loan. So what is this? It is POD, profit on debt. It is not profit on debt. Well, you guys are real champs. Now come on page 135. And just by taking you to heights, you have made firm intention and you will memorize at least this chapter saath. But that's really nice. On a sample base, he will share with me the definition of business. Guys, he will share with me definition of business. Stand up! He's saying, what is this? How dare these people to come in class?
कितने लोग कम से कम ये चैप्टर साथ साथ याद कर रहे हैं? सारे साथ साथ याद करेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे, मैं पूरी क्लास हाथ खड़ा नहीं करेगी। हाँ बोलो, पेज मुकम्मल नहीं हुआ था, बहाने। एनी सर्विस फीस ऑन लोन। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है आप लोन लेने जाते हैं तो आपको पता होता है हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में बैठ के कि अभी मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक कहता है कि यार आप ऐसा करो, आपको कब लोन चाहिए? आप कहते हैं मुझे लोन चाहिए तकरीबन 6 महीने बाद। तो बैंक कहता है चलो मैं आपके लिए अरेंज करके रख लेता हूँ, आप ऐसा करो, आप ना मुझे कोई सर्विस फीस पे कर दो। अभी आप लोन नहीं लेते, उस पर इंटरेस्ट नहीं देते, पहले ही 2-3 हज़ार रुपया बैंक को पे करके आते हैं, डेट इज सर्विस फीस ऑन लोन। फिर कल आपको होगा ये फ्यूचर में, जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी लोन मिल जाएगा। जैसे आप पहले ही दुकानदार को फ़ोन करके रखें ये घी का डब्बा, चीनी का डब्बा, ये तैयार करके रखना, तो आपको तो टाइम में वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि यार ना करो ये स्प्रे, क्या फिर कुछ को स्मेल आती है, कोई इशू था, चलें। अच्छा, अब अगर किसी को एलर्जी है तो इधर थोड़ी देर के लिए फिजिकल क्लास में आ जाएं उठ के। ऑब्वियसली वो पता नहीं एकदम क्यों करके चला गया स्प्रे पे, किसी ने कहा था करने को, लेकिन फिर ना करवाया करो, अब क्या हो सकता है जी। इफ़ समवन हैज़ इशू वन कैन कम। तो अगर आपने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर आपने कोई सर्विस चार्जेस पे किए हैं तो वो भी आपका नॉर्मल खर्चा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है आप लोन ले लेते हैं, सॉरी लोन लेने की नीयत कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप सोचते हैं कि यार मैंने लोन नहीं लेना। कोई बड़ा बंदा अच्छा मशवरा करके आपको समझाता है यार अपने पाँव पे खड़े हो, खुदा के लिए दूसरों से उधार लेके एक और टेंशन होती है रोजाना रात को सोते हुए कि उधार भी वापस करना है। तो जितना अपनी पाँव पे इस्तेदाद है उसके मुताबिक बिजनेस करो, लोगों से लोन लेने के चक्करों में क्यों पड़े? तो बहुत बुरी आदत है, पड़ गई तो ज़िंदगी भर नहीं छूटती और लोन भी वापस नहीं होते। जी आ जाएँ। अच्छा, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, आप का लोन एक तरह का जो उसके ऊपर फीस है वो डेड हो जाती है, क्योंकि आपने लोन लिया ही नहीं ना, लेकिन फीस बेचारे आपने दे दी थी, तो वो जो फीस आपकी डेड हो जाती है, दैट फीस विल बी अ खर्चा, वो आपके लिए खर्चा है, तो ये भी एक खर्चा है। एनी सर्विस फीस ऑन डेट, कोई भी सर्विस फीस किसी उधार पर, इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूज। क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूज का मतलब लिखें, क्रेडिट क्या होता है? लोन। फैसिलिटी क्या होती है? ले लिया या फैसिलिटी है? क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूज्ड, लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड, लिखें लोन लेना था लेकिन नहीं लिया, और उसकी, जी हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो नोट नहीं हो रहा दरवाजे वाली साइड से, बता दें फिर नई प्रोग्राम नोट करने का। तो लोन बोले क्या लिखवाया था? लेना था लेकिन नहीं लिया, तो उसकी जो फीस पे कर दी, अब वो खर्चा है बिजनेस का, उसकी जो फीस पे कर दी अब वो खर्चा है बिजनेस का। ये हाइब्रिड में सेकंड रो में लिखती है खिड़की के साइड से, सेकंड रो में सेकंड नंबर लिख लिया आपने। अच्छा जी, आगे चलें। डेट। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर ही आ जाएं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको क्रेडिटर भी नजर आएंगे, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको रेंट पेएबल भी नजर आएगा। अगर किसी क्रेडिटर से, एक दो मिनट खुला रहने देना दरवाजा, बस ज़ूम करें, पीछे कुछ भी नहीं है, शोर आ रहा है तो मुझे बता दें, एक दो मिनट के लिए खुला रहने दें। शोर आ रहा है भाई, ऐसा करो उनको कुछ थोड़ी देर के लिए अब बोलें मत, उधर दरवाजा खुला हुआ है। तो क्रेडिटर है और रेंट पेएबल है, तो लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में ये सारा ही क्या है, बोले 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 बोले, मेरी नजर में ये सारा ही क्या है? डेट। तो इस लोन पर कई दफा ऐसा भी होता है, रेंट पेएबल आप पे नहीं करते तो अगला बंदा इंटरेस्ट मांग लेता है, कई दफा क्रेडिटर को पेमेंट लेट करते हैं वो इंटरेस्ट मांग लेते हैं, कहते हैं मेरी नजर में ये सारे डेट हैं, अगर ये सारे डेट हो गए तो इन पे किया गया इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन। करें पूरा।
जी जी, क्या कह रहे हो? बी तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। बी तो आसान था। लोन पे आपने जो फीस पे की वो भी आपका खर्चा है, और लोन लेने की सहूलत जो इस्तेमाल नहीं की वो भी फीस आपका खर्चा है। हाँ, इनकम बिजनेस में खर्चा जाएगा, क्योंकि लोन तो बिजनेस के लिए लेना था। ओके, ठीक है। नहीं, खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड होगा। पेड है ना, तो पेड तो खर्चा होता है, पेड इनकम तो नहीं होती। डेट, लोन, उधार। डेट का क्या मतलब है? डेट मींस एनी अमाउंट पेएबल, एनी अमाउंट पेएबल। क्या चीज इनकम में नहीं डालेंगे? ये इनकम में क्यों डालना है? आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, आप बैंक नहीं है, आप एक कंपनी है। आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा फीस दो, बाद में आपने कहा मुझे लोन नहीं चाहिए, तो बैंक ने कहा फीस आपकी डेड हो गई, तो ये फीस आपने पे की है, तो फीस आपका खर्चा है। बैंक की इनकम होगी वो अलग डिस्कशन है। बैंक की टैक्सेशन उसने कहाँ पूछनी है हमारे से? बैंक की बस यहां तक टैक्सेशन है कि बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, बिजनेस है। ओके, दैट मींस एनी अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिटर्स कहते हैं आमतौर पे। एंड अमाउंट शोइंग अंडर प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा लोन होता है, ऐसा क्रेडिटर होता है जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी होती है, सफा बन गया होता है। डिबेंचर्स भी लोन होते हैं। डिबेंचर्स कभी सुनी है? डिबेंचर्स, ये भी लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सारा का सारा लोन है, दैट इज ऑल लोन। क्लियर? चलें, अच्छा जी, एक है लेसर और एक है लेसी। लेसर समझ लें आमतौर पे बैंक होता है, और लेसी कोई भी कंपनी समझ लें। मिसाल के तौर पे लेसी समझ लें डॉलेंस वाले हैं। तो डॉलेंस वाले बैंक वालों के पास गए, और डॉलेंस वालों ने बैंक वालों को कहा बैंक हमें एक मशीन चाहिए किराए पे। तो बैंक के पास पैसे ज्यादा थे, बैंक ने 1 अरब रुपए की मशीन खरीद के उनको दे दी, और बैंक हर महीने जो है वो, या हर साल जो है वो 4-5 करोड़ रुपया किराया ले लेता होगा मशीन का। तो डॉलेंस के लिए वो किराया एक्सपेंस है, और बैंक के लिए वो किराया इनकम है। डॉलेंस के लिए वो बैंक एक्सपेंस है, और वो सॉरी रेंट एक्सपेंस है, और बैंक के लिए वो रेंट इनकम है। अच्छा, डिस्कशन ऑफ लीज ऑफ मशीन इन बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर एज पर टैक्स रूल्स। ये डिस्कशन अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक है या टैक्स रूल्स के मुताबिक है? टैक्स रूल्स के मुताबिक है। बुक्स ऑफ बैंक एंड बुक्स ऑफ डॉलेंस। पहले डिस्कशन होने लगी है लेसर की बुक्स में, फिर डिस्कशन होने लगी है लेसी की बुक्स में। रेंट रिसीव्ड, बोलें फ्रॉम डज, फ्रॉम डॉलेंस। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम डॉलेंस, डॉलेंस से जो किराया आया इसकी इनकम में चला जाएगा। अच्छा, अब अकाउंटिंग वाले जो मर्जी कराते हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। टैक्स वाले कहते हैं कि बेटा ये जो लेसर है बैंक, ये रियल ओनर है उस मशीन का। तो जब ये रियल ओनर है मशीन का, तो ही हैज द राइट टू डिप्रिशिएट द एसेट, सो ही विल डिप्रिशिएट द एसेट। सो फॉर लेसर it is an asset and he will depreciate it. For lesser it is an asset, so he will record depre, and for lessee it is not an asset, so he will only record rent expense. लेकिन इस डेप्रिसिएशन के बदले लेसर कमा क्या रहा होगा? रेंटल इनकम। कमा क्या होगा? रेंटल इनकम कमा रहा होगा। तो लेसर इसको डेप्रिशिएट करेगा, लेसी इसको अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो इसका क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? रेंट एक्सपेंस। तो लेसर इनिशियल अलाउंस भी माइनस करेगा, और ये डेप्रिसिएशन की क्या है? बहन है। शायद आपसे बात हुई थी एक दफा। डेप्रिसिएशन की आपी है, बाजी है, बहन है, बहना है, जो मर्जी समझ लें।
ये डेप्रिसिएशन की बहन है। इस बहन की तफसीलात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब डेप्रिसिएशन का सेक्शन पढ़ेंगे कि ये कौन सी बरादरी है, पराचा है, गुज्जर है, जट है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और रेंटल इनकम माइनस, देखें साथ वाला गुज्जर लग रहा है या है, रेंटल इनकम लेस इनिशियल अलाउंस लेस डेप्रीसिएशन। बता दें लेसर क्या माइनस करेगा, इनिशियल रेंट कर लो गलत फड़ लो कन, लेसर क्या माइनस करेगा, इनिशियल अलाउंस और डेप्रीसिएशन। अच्छा लेसी जो एसी सेल कर रहा होगा, डॉलेंस ने एसी सेल करनी है या मरुंडा सेल करनी है, एसी सेल करनी है मेरे तो ख्याल से। तो ये जो एसी सेल कर रहा होगा उसमें से क्या माइनस कर रहा होगा, रेंट पेड टू बैंक। ये वाला 70 इधर भी तुम्हें नजर आवे इधर भी नजर आवे, ये क्या है चक्कर, हाँ भाई फरमा रहा इधर से जावे उधर आवे, आवे जावे। अच्छा वेयर अ लजोर इज अ बैंक, वेयर अ लजोर is a bank or a leasing company and they have leased out any machine, तो rent paid by lessee to lessor shall be treated as income from business for this 70 is income from बिजनेस। जादुई छड़ी लाई जाए, मौजूद है, खोल ली जाए। वेयर अ बैंक लीज्ड आउट एनी एसेट, कोई एसेट किराए पे दे दे तो जो रेंट पे करेगा लेसी बैंक को, ये बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। तो लोन था ना, तो एसेट है। तो ये पॉइंट 3 ना ये वाला है, ये पॉइंट 3 बस यहां तक है। बाकी इंशाल्लाह ना ये बातें मैं आपको ज़िंदगी में जब 23 का 4 पढ़ूंगा तो बता दूंगा, ये बात भी जब आपको 22 का 13 का सी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ये बात भी इंशाल्लाह जब आपको 28 का 1 का बी पढ़ेंगे तो बता देंगे। इनको छोड़ें, अभी इनके रेफरेंसेस छोड़ें, हमने सिर्फ जो एरो खींचा है वो इंपॉर्टेंट है 3 से लेके नीचे की तरफ। तो बता दें किसकी किताबों में क्या क्या है, लेसर की किताबों में रेंट इनकम है, रेंट इनकम है। Well, it is not an important concept, but let us try it. I will try to explain it and you will try to understand it. Venture capital fund. ये एक बिजनेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे। जी होगी आपकी बातें, ठीक है। अब मुझे सीए करा लेने दें, बोलने भी नहीं देते क्लास में, हल्का सा बंदा बोल ही लेते हैं, इंसान है, बोलने की भी अब इजाजत नहीं है। ब्रिज बनाता है, नबाता हो गया बेटा, थोड़ा सा इधर हो, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तुम इधर हो जाओ, होना आराम है। अच्छा वेंचर कैपिटल फंड जो है वो ब्रिज बनाता है। तो इसने इनकम कमाई दो किस्म की, एक इसने इनकम कमाई इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी ब्रिज बना के एक ब्रिज बना के इसने इनकम कमाई। एक इसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, इसने कमा ली उससे इंटरेस्ट इनकम। अब वेयर एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरेस्ट इनकम टू एनी बैंक, अच्छा इसके ओनर दो हैं, मैंगो पीपल, आम लोग जिसे आप कहते हैं, जनरल पब्लिक, आम लोग, साथ वाले को कहें जनरल पब्लिक, साथ वाले को कहें जनरल पब्लिक, मुझे भी कहते हैं तो शर्माया ना करें। ओनर आम लोग हैं और दूसरा बैंक। बैंक आम तौर पे तो लोगों को लोन देता है, लेकिन इधर बैंक ने जो है वो लोगों को लोन नहीं दिया हुआ, इधर बैंक मालिक बना हुआ है। यानी जब वेंचर कैपिटल फंड का बिजनेस शुरू हुआ था
तो फिर बैंक ने 50 लाख डाला था, आम लोगों ने 50 लाख डाला था। अब असल में ये जो सारा पैसा, प्लीज बी अटेंटिव, ट्राई टू बी अटेंटिव प्लीज, इन हाइब्रिड, इन फिजिकल, इन ऑनलाइन, ऑन अर्थ, ऑन स्काईज, ऑन मून, प्लीज बी अटेंटिव। ज्यादा होगी। असली बात यह है कि ये जो सारा पैसा इनको तकसीम होगा, ये इनके लिए डिविडेंड है, क्योंकि ये बिजनेस के क्या हैं, ओनर हैं। और डिविडेंड आम हालात में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, फाइनल टैक्स रिजीम, लेकिन उसको बरकत के लिए अदर सोर्स के चैप्टर का नाम रखा हुआ है वैसे वो फाइनल टैक्स रिजीम, बरकत के लिए अदर सोर्स में रखा हुआ है। जैसे कि क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए बरकत के लिए और कोई सुनता ना उसकी, तो ये कहते हैं बरकत के लिए जरा उसको बनाया हुआ है। तो सिमिलरली जैसे कुछ घर हैं, कह रहे होते हैं अब्बू की चलती है, चल अम्मी की। अच्छा, तो अब ये जो भी इनकम कमा रहा है, ये सारी इकट्ठी करके जब लिफाफे में डाल के मालिकों को दी जाएगी, तो ये मालिकों के हाथ में डिविडेंड इनकम होगी। और डिविडेंड इनकम कहां जाती है, अदर सोर्स में। वो मुझे पता है फाइनल टैक्स रिजीम में जाती है, लेकिन इसने इसका मेन नाम लिखा हुआ है अदर सोर्स। अदर सोर्स के साथ फाइनल टैक्स रिजीम जब लिख देते हैं तो ऑब्वियसली वो हेड से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसने अदर सोर्स लिखा हुआ है क्योंकि लॉ मेकर ने भी अदर सोर्स में इसको लिखा हुआ है डिविडेंड को। तो जब ये अपने प्रॉफिट्स को इन लोगों में बांटेगी तो ये इनके हाथ में डिविडेंड इनकम होगी। लेकिन यहां अजीब बात कर रहे, एक एक्सेप्शन डाल रहा है कि तुम्हारी इनकम का वो हिस्सा जो इंटरेस्ट इनकम है, हो सकता है ये बैंक एमसीबी हो और ये हमने हबीब बैंक में पैसे रखवा के इंटरेस्ट कमाया हो। तुम्हारी इनकम का वो हिस्सा जो इंटरेस्ट वाला है, जब वो तुम बैंक को बांटो तो ये डिविडेंड इनकम नहीं है बैंक के हाथों में, ये बैंक के हाथों में इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि इसका कारोबारी इंटरेस्ट कमाना है। हालांकि बैंक इससे इंटरेस्ट कमा नहीं रहा, बैंक इससे डिविडेंड ले रहा है, लेकिन उसने कह दिया तो क्या करें, तो क्या करें। ये को बांटे तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगी। एनओटी कर ले जरा। ये बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। आम लोगों में तो हाँ, जनरल पब्लिक को कंपनी खरीद ले, कुछ खरीद ले। आप लोग नोट करें, मैं जरा H2O ब्रेक, भाई वो ग्लूकोज टीए को कहा था मंगवाने को, एक दो लोग हैं दीवार से टेक लगाई हुई है, वो जरा उससे दोबारा समीउल्लाह को याद कराओ। ये किस किस को ग्लूकोज क्लास के अंदर लाइव पिलाया जाएगा? जो दीवार से टेक लगा रहा होगा और जो हेड्स डाउन करके बैठा होगा, इन दोनों को। ग्लूकोज कर लें या एक सेब कर लें? ऑनलाइन वालों, आपने कहा था कि अगर हम सेब की तस्वीर भेजें तो हमें भी इनाम मिलेगा। कुछ सोचते हैं। फिजिकल वाले भी बेशक पर्ची लिख के मशवरा दे दें, ऑनलाइन वालों को कैसे गिफ्ट बांटा जाए, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा अच्छा मशवरा कोई दे दें। अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत बस स्यापा होता है, मतलब ये कि अब इतने लोगों का रिकॉर्ड रखना, याद रखना, ये करना वो करना, तो अपना नाम भूल जाता है कभी कभी। वो क्या ऐसा करें जिसमें उनको इनाम दिया जाए? खुली कचहरी में अपना नाम बताएंगे, इलाका बताएंगे मैं फिजिकल, ऑनलाइन या हाइब्रिड हूं, फिर आप सुनाना शुरू करेंगे। जो हजरात खुली कचहरी में खुदा ना खास्ता ना भी सुना सकें तो वो दूसरों के सुनेंगे, इसी से बड़ा फायदा होगा उनको। पढ़ें जी। हाँ जी, नहीं थोड़ा बहुत मैं पूछ लूंगा, वरना जो आपके दिल में हुआ वो सुना देना। टैक्स का, हाँ आपके दिल में तो पता नहीं क्या क्या है। वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड, वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश
इसका नाम म्यूचुअल फंड भी है और वेंचर कैपिटल फंड भी है। वेर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर, नहीं नोट नहीं किया अभी, वेर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरेस्ट टू बैंक। देखें इधर, वेर एनी म्यूचुअल और वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू बैंक, इट विल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट जहां मर्जी से आप कमाएं, ये है तो ओनर्स का ना, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, है तो ओनर्स का। आम लोगों के लिए तो डिविडेंड ही होगा, आम लोगों के लिए जो सारा जाएगा यहां से वो डिविडेंड होगा, क्योंकि ये तो आम खाते हैं, इनके लिए तो डिविडेंड होगा। ठीक है, दरवाजे वाली साइड पे बातें कर लें हाइब्रिड में, फिर हम आगे चलते हैं। तो वेयर एनी वेंचर कैपिटल फंड distribute any interest income to any bank, it will be chargeable under the head income from business and not under the head income from other source. ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त है और इंशाल्लाह ये खर्चे जो अगले सफ़े पे होंगे ये माइनस करने की इजाज़त नहीं है। आंखें खोल के क्लास लेनी होती है, हमने बड़ों से सुना था। ये खर्चे माइनस करने की इजाज़त है और जो अगले सफ़े पे खर्चे आ रहे हैं वो माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे रशीद, जैसे आप डर के एकदम उसके ऊपर नहीं चढ़ जाते, रशीद फड़ ले मैनू, सीधे सारे खर्चे सारे माइनस करने की इजाजत। ओए मैं जान लगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। भाई सैलरी वाले न्यूमेरिकल्स तो नहीं होंगे अगर आपने सैलरी का चैप्टर सही तरह नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बिजनेस फिर इसका भी बाप है, तो इसलिए खुदा के लिए बिजनेस के साथ कुछ बुरा सलूक ना कीजिएगा। शर्त यह है कि ये होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए हो। होली यानी सारा खर्चा जितना भी हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो, तो और एक्सक्लूसिवली का मतलब है आपकी नीयत भी बिजनेस के लिए हो। अब एक बंदा है वो कहता है कि मैंने जो है ना उधार लिया है बैंक से कि मैं अपने घर के लिए गाड़ी लूँ। बाद में इसने बेगम से मशवरा किया कि मैं बैठूंगा गाड़ी पे, तू बैठेगी गाड़ी पे, गाड़ी में तो बैठ जाना फिर, तो अगर गाड़ी बैठ गई तो ये तो मुनासिब नहीं है। बेगम ने कहा हाँ, मैं आज सिक्योरिटी कैमरे में देख रही थी कि वो तुम्हारी दुकान के ऊपर जो ग्राहक आते हैं वो बेचारे खड़े रहते हैं, उनके लिए कुर्सियाँ ले लो। बेगम तेरा बड़ा लेवल है यार, यानी तू अपनी छोड़ के उनकी फिक्र कर रही है। तो इसने बेगम की बातों में आके गाड़ी नहीं ली, लोन लिया था बैंक से जाती गाड़ी लेने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं ली और क्या कर दिया, हाँ बिजनेस के लिए कुर्सियां ले ली। अब लॉ मेकर कहते हैं लोन लेते हुए जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे उनमें ये लिखा हुआ था कि लोन गाड़ी के लिए है, अब मैं आपको ये खर्चा माइनस करने नहीं दूंगा। अजीब से लॉ मेकर की कंजूसी है। इस लोन पर इंटरेस्ट आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये लोन आपने लिया ही नहीं था बिजनेस के लिए। हाँ, अगर वो एग्रीमेंट आप कैंसिल करा के नया एग्रीमेंट बनवाएं और फिर कर लें तो फिर उसमें कोई बात नहीं, फिर आप भाई हैं मेरे, मैं भाई हूं आपका। ज्यादा होगी। Mr. Amjad has obtained a loan from bank for the purpose of purchasing a new car for personal use. However, he uses the loan for purchasing some furniture for his shop. He cannot claim the deduction. Deduction से मुराद interest expense. He cannot claim the interest expense because loan is not exclusively obtained for acquiring business asset. लोन बिजनेस एसेट के लिए नहीं लिया, इसलिए इस छड़ी को भूख लगी हुई है, नहीं सर्दियां आने का वेट कर रही हैं उन लोगों के लिए जो याद ना करके आए, फिर इनके हाथों को मार मार दोनों हाथों पे मारा जाएगा। दाएं वाले समझेंगे हाथ लाल हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको हुआ क्या। 1A एक बंदे के पास एक गाय है, तो ये हद होगी यार, इट्स साइट ऑफ एनीथिंग।
अच्छा, तो एक बंदे के पास एक गाय है, तो ये गाय जो है, ये गाय मर गई, ये गाय मर गई। अच्छा, ये गाय मर गई, या गाय तो रही लेकिन कहती है नहीं होन नहीं, मैंने नहीं, अब मिल्क, सॉरी नहीं होन नहीं, बस, तो मिल्क देने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये तो कोई हंसी नहीं आ रही। 8-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब तो हंसी ही नहीं आती मुझे इन बातों पे, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आप लोग। इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल, अगर एक बंदा क्या यूज करे, एनिमल, फील लाइक एनिमल और गीदड़। इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल फॉर बिजनेस, नॉट ए स्टॉक, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, दूध वास्ते, ही इज अ मिल्कमैन। वैसे तो गाय दूध देती है लेकिन लोग बंदे को मिल्कमैन कहते हैं। तो इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल फॉर बिजनेस, सॉरी इट वाज स्टेप ऑफ टंग, नॉट ए स्टॉक, एंड एनिमल हैव डाइड, और एनिमल क्या हो गया है, मर गया है, और बिकम परमानेंटली, खुदा के लिए, कहती है नहीं हॉर्न नहीं, बस खुदा के लिए नहीं, बस खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब होगा वो गाय परमानेंटली क्या हो गई है, यूजलेस हो गई है। मे बी अब मुर्गी अंडा दे नहीं दवांगी, दे नहीं दवा, सॉरी सीए करें। देन सेल प्रोसीड ऑफ ढांचा, देन सेल प्रोसीड ऑफ ढांचा, हो सकता है उसका ढांचा बेचा जाए। देन सेल प्रोसीड ऑफ ढांचा या जिंदा जानवर, तो उसका ढांचा या जानवर अगर बेच दिया जाए, लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। चलें जी, आप इधर आए, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, जरा इसको थोड़ा सा सही कर दें। काशिफ नहीं होता था, काशिफ, वो पिछली गली में नहीं दूध देने आता था, काशिफ पकड़ा गया था यार, हाथ तो होगी, इसकी बातें तो ना करो यार, हमेशा कोई बोंगी मारनी होती है। काशिफ इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फ्रेश मिल्क, माशाल्लाह। दो गाय उसके रेवड़ में, उन्होंने कहा हॉर्न नहीं, बस बस, सो ही हैज डिसाइडेड टू, तो काशिफ ने भी कहा हॉर्न नहीं, अब जा तू मेरे पास है, मैं तुझे बेचता हूं, खुदा के लिए मुझे ना बेची, चौप में है, तुझे बेचता हूं। द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय हिम इज 20,000 पर काउ, 20,000 की काउ बेच दी है, बहुत सस्ती बिकी है, 20,000 की काउ उसने बेच दी है, हो सकता है ये वाली हो, 20,000 की काउ उसने बेच दी है। 3 साल पहले उसने माशाल्लाह 50,000 रुपए की खरीदी थी, 3 साल पहले कितने की खरीदी थी, 50,000 रुपए की। नाउ कितने की बेची, अब a माइनस बी कर लें, b माइनस ए कर लें, वो बस आपको पता होना चाहिए लॉस आ रहा है, तो इधर मैंने शायद कॉस्ट माइनस कंसिडरेशन कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए इस पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कैसे आ रहा है, 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 30,000 ज़रब 2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में आ रहा है ना, तो जो 60,000 लॉस आया है, एक काऊ पे कितना है, जबानी बता दें, एक काऊ पे कितना लॉस है, 30,000, तो 2 पे, एक्सेलेंट, यहां हमने कैलकुलेशन तो कमाल है ऐसे। नाउ 60,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन, एक्चुअली इट इज अ लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। असल में यार ये प्रोविजन पता इस वजह से आई थी कि लॉ मेकर एक दिन जो है वो नहर वाले पुल पे बैठा हुआ था, तो एक बंदा ना अपनी काऊ लेके आ गया, अब ये पीछे नहीं कर सकता, मैं इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये मैं लाऊं और ये पीछे हो जाए, तो एक बंदा ना अपनी काऊ लेके आ गया, तो उसने कहा सर ये काऊ जो है ना ये दूध देती है, ये काऊ क्या करती है, दूध देती है, तो ये काऊ जो दूध देती है ना, तो ये मुझे मशीन लगती है,
कमीशन ने कहा कैसे? कहा मशीन यूनिट्स देती है, ये दूध देती है। लॉ मेकर ने कहा यार गलती सही है, ये मशीन ही है। हाँ मशीन यूनिट्स देती है, ये दूध देती। मशीन यूनिट ये दूध, मशीन यूनिट ये दूध, उथों यूनिट इथों दूध, उथों यूनिट इथों दूध। जबरदस्त, ये तो मशीन है। तो फिर लॉ मेकर को हमने कहा लॉ मेकर डेप्रिसिएशन का रेट बता, डेप्रिसिएशन का रेट बता। लॉ मेकर को क्या कहा हमने? डेप्रिसिएशन का रेट बता। मैं जा रहा हूं। इसने सोचने के बाद कहा नहीं हॉन नहीं। इसने कहा लॉ मेकर ने, यार ना करो यार, इस तरह ना करो, बैठते हो जरा, बहुत डर लग रहा है, तो इस तरह ना करो, ऐसा करते हैं कि नहीं यार इसका डेप्रिसिएशन का रेट नहीं। अब कवर को डेप्रिशिएट करेंगे कवर भी रोने लग जाएगी। तो हालांकि ये मशीन जैसी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 साल लाइफ, तो डेप्रिशिएट तो हो सकती है। तो लॉ मेकर ने जब डेप्रिसिएशन के रेट डाले ना, तो फिर इन रेट्स में काउ का रेट नहीं डाला, यानी एनिमल्स का डेप्रिसिएशन का रेट नहीं डाला, सिर्फ बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, इन चीज़ों का रेट डाला। इस वजह से फिर लॉ मेकर ने कहा यार मैं एक नया पॉइंट डालने लगा हूँ, ये काउस का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है और दूध बेचने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं ना एक नया पॉइंट डालता हूँ। जो जब 2001 में लॉ बना था तब सेक्शन 20 में ये पॉइंट नहीं था। तो उसने कहा जो बंदा भी आज के बाद जानवरों को स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल ना करे, स्टॉक का मतलब होता है ना बेचने के लिए रखे हुए हैं, स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल ना करे बल्कि उनको मिल्क के तौर पे इस्तेमाल करे, उनके लिए रूल ये है कि वो एसेट्स को डेप्रिशिएट ना किया करें। गाय को वो जितने की गाय खरीदी जितने की बेची, दोनों का जो डिफरेंस आया उसको लॉस में डाल दिया करें, अगर गेन आया तो इनकम में डाल दिया करें, कोई मसला नहीं। तो इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल फॉर बिजनेस नॉट एज स्टॉक, स्टॉक के तौर पे यूज नहीं कर रहा, एंड एनिमल हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूज्ड एज, देन सेल प्रोसीड्स, कितनी है सेल प्रोसीड्स? 20,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ एनिमल, लेस एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 50,000, विल बी अलाउड एज डिडक्शन। 30,000 के साथ लॉस लिख लें, तो 30,000 का लॉस आया, इसको खर्चे में डाल दें। ये किस साल डालने? बेचने के साल में। हाँ जी, अगर किसी ने स्टॉक के तौर पे रखे हुए हैं वो तो फिर नॉर्मल आप जानवर खरीदते बेचते रहते हैं, वो कौन सी इनकम होगी इसकी? वो तो वैसे ही इनकम फ्रॉम बिजनेस है बस, फिर तो कोई मसला ही नहीं। स्टॉक वालों को तो मसला ही नहीं था। मसला किनका था? जो दूध देते देते कहते थे नहीं, मसला उनका था। पॉइंट नंबर 6, वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट। अब बातें कर लें इनको, कई बातें और कर लें, 2-4 और कर लें सीए से पहले। वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट इज परचेज, यहाँ एक डेप्रिशिएबल एसेट खरीदें या इनटेंजिबल खरीदें। डेप्रिशिएबल एसेट की अब इतनी मिसालें पढ़नी है हमने अगले दिनों में, आप थक जाएंगे मिसालें पढ़ पढ़ के। फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनटेंजिबल्स की बहुत ज्यादा मिसालें पढ़नी है, सॉफ्टवेयर, फार्मूला, पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये पूरे पूरे सेक्शन है डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल्स के ऊपर। तो जहां डेप्रिशिएट करें हम अपने एसेट को, यहां हम इंटेंजिबल खरीदें या टेंजिबल खरीदें जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। तो अगर वो इनटांगेबल हुआ तो उसको क्या करेंगे? उल्टा हो गया। अगर वो डेप्रिशिएबल हुआ तो उसको, और अगर वो इंटेंजिबल हुआ तो उसको। तो डेप्रिशिएबल एसेट कौन से होंगे? प्लांट, मशीन वगैरह जो टेंजिबल होंगे, जो क्या होंगे? टांगेबल। टांगेबल, ठीक है मेरे भाई। गाड़ी के ऊपर नहीं, बग्गी के ऊपर शादी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, a deduction will be allowed for any expense incur। आप जाए ना, आप तो मर गई हैं। A deduction will be allowed for any expense incurred by an amalgamated company on legal and financial advisory services
and other admin costs relating to planning and implementation of amalgamation. मेरे भाई अगर कभी ऐसा, ये बुक किधर है इनकी? हाँ हॉस्टल में रहेगी, मैं भी फिर लैपटॉप घर छोड़ाता हूँ, मैं जा। मैंने किसी दिन आपको आके कहा कि मेरा लैपटॉप घर रह गया? हाँ कहीं रह जाना किसी दिन, फिर आपको पता चलना है। पॉइंट नंबर 3, कई दफ़ा होता है, ये तो थोड़ी देर पहले हम ये काऊ जो है ना इससे गले मिल रही थी ना थोड़ी देर पहले, लेकिन कई दफ़ा होता है 2 कंपनीज अमलगमेट हो जाती हैं, 2 कंपनीज अमलगमेट हो जाती हैं। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को आवाज़ मारती है, छोटी कंपनी कहती है ओके मैं आई, ये कंपनी से अमलगमेट होगी, अब एक ही मिलकर कारोबार शुरू कर दिया है। यानी पीटीसीएल और यूफोन का नाम खत्म हो गया है, वॉल्स और पोल्का का नाम खत्म हो गया है, अब सिर्फ वॉल्स रह गया है। तो अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एनी खर्चा इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी, अमालगमेटेड कहते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। अमालगमेटेड कंपनी ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। जाहिर बात है, आपको पता है जब निकाह होगा तो मौलवी साहब को निकाह के पैसे तो देने पड़ेंगे, अगर खुद पढ़ाना नहीं सीखा हुआ तो खुद से मुराद है अब्बू वगैरह ने, भाई वगैरह ने। लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एडमिन कॉस्ट, और भी कोई अगर एडमिन कॉस्ट हो relating to planning and implementation of amalgamation, relating to planning and implementation of amalgamation। तो कितने किस्म की कॉस्ट हो सकती हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजरी कॉस्ट, नंबर 2 लीगल कॉस्ट, एंड नंबर 3 लीगल लॉयर से मशवरा, फाइनेंशियल एडवाइजरी कैश मैनेजमेंट, और नंबर 3 एडमिन कॉस्ट। प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में जितने खर्चे आए वो माइनस करने की, तो बताएं अमलगमेशन के दौरान जो भी खर्चे खुर्चे हुए वो माइनस करने की इजाजत है या हाँ इजाजत है? जी क्या करवाना है इसको? हाँ जी भाई, ये इस तरह कर दो कि सर्दी लागे, इसको कर दो 15 पे, 15 था 16। नहीं, एक ही कंपनी बन जाएगी, एसोसिएटेड नहीं होगा, बस ये समझ लें एक कंपनी इंस्टेंस लूज कर देगी, दूसरी ही मौजूद रहेगी। बंदे की टांगे गाय की टांगे नजर आ रही हैं, पूरी तस्वीर नजर आनी चाहिए। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, अल्लाह उसके भाग लगाए, और अल्लाह उसके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करे, और अल्लाह उसको खुली कचहरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक दे, और खुली कचहरी में वो ऐसा सुनाए कि आइंदा सर किसी से ना सुने। टैक्स जो आप हुकूमत को पे करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो टैक्स हैं जो आप बिजनेस प्रॉफिट्स पे पे करते हैं, एक वो टैक्स हैं जो आप किस पे पे करते हैं? बातें कर ली, चलें अब मुझे इसकी करा लेने दें। इस टैक्स का नाम है इनकम टैक्स। इस टैक्स का नाम है, इसके रेट टेबल 1 और 2 में दिए हुए हैं। तो टैक्स एक वो हैं जो आप अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पे पे करते हैं, इन टैक्सेस का नाम है इनकम टैक्स। ऐसे भी टैक्सेस हैं नॉट पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट, जो बिजनेस प्रॉफिट पे पे नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पे ये कहाँ, वहाँ डायग्राम बनी हुई है, देखें, हाँ सीए, नॉट पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट। इधर देखना है ना, उधर डायग्राम नहीं बनी हुई। नॉट पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स पे नहीं किए जाते। वो कौन से टैक्सेस हैं? मिसाल के तौर पे आप बिजनेस करें, आपके पास 3-4 गाड़ियां, आपने उनका टोकन टैक्स लगवा लिया। मिसाल के तौर पे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री से, तो आपने एनवायरमेंटल टैक्स को ही पे कर दिया। मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस के लिए 2-3 जगह दुकानें हैं, दुकानों पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं होता कितना कमाया, प्रॉपर्टी टैक्स होता है आपकी कितनी जायदाद है उस पे टैक्स। ये इनकम टैक्स नहीं है, इसके अलग रेट है प्रॉपर्टी टैक्स के। तो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, और इसी तरह और खर्चे।
डैश 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 डैश, ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि लॉ मेकर कहते हैं बस एक खर्चा आपको मैं माइनस नहीं करने दे रहा, दैट इज इनकम टैक्स। यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बिजनेस के खर्चे हम माइनस किया करेंगे, रिपेयर, रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टोकन टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस के खर्चे माइनस किया करेंगे। लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो टैक्स है ना जो आप लोगों ने एंड में निकालना है, ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज जो आज हमने पढ़ी वो क्या है, इनकम टैक्स इज नॉट बिजनेस का। सिमिलरली प्रॉपर्टी के चैप्टर ने भी कहा था कि उस जैसी चीजें मैं बिजनेस में जिक्र करूंगा वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी माइनस करने की इजाजत नहीं। तो आज अब अगली बात दोबारा सुन लें, प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी यही होगा। प्रॉपर्टी के चैप्टर में आप रिपेयर अलाउंस माइनस कर लें, इंश्योरेंस माइनस कर लें, आप जो है वो बैड डेट माइनस कर लें, आप जो है ग्राउंड रेंट माइनस कर लें, लेकिन जो उसके बाद टैक्सेबल इनकम आई है, टैक्सेबल इनकम पे रेट लग के जो टेबल 1 में टैक्स निकला है, वो टैक्स को दोबारा ऊपर आगे दोबारा माइनस कर दे, ये तो नहीं कोई तुकबंदी इसकी। तो कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, इनकम टैक्स। बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। मेरी बाउंड्री के अंदर क्यों बोतल रखी हुई है, चलें नोट करें। कौन अपना हाथ आगे करता है, ना यार जाने दो यार, इतने मोहब्बत से माशाल्लाह वालिदैन ने आपको तैयार करके सुबह सुबह भेजा है। अच्छा भाई, अब हमने ये सीखा है आज कि टैक्सेस तो बहुत से पे करता है बिजनेसमैन, उसमें एक टैक्स ऐसा है जिसका नाम है इनकम टैक्स। उसकी खासियत भी सुन लें, वो पे किया जाता है बिजनेस के प्रॉफिट्स पे। वो किस पे किया जाता है, बिजनेस के। तो जो टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट्स पे किया जाता है उस टैक्स का नाम है, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। Following deductions will not be allowed under the head income from business. Any cess, any rate or any tax. टैक्स के दो नाम हो रहे हैं, सेस और रेट। एनी टैक्स, एनी सेस, एनी रेट पेड बाय द बिजनेसमैन। पर्सन से मुराद इस चैप्टर में बिजनेसमैन होगा। तो एनी सेस, एनी टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने जो टैक्स पे किया इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, और फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में जो इनकम टैक्स पे करते थे वो भी डिडक्शन तो नहीं अलाउ होता था। वो मुझे याद है कि
टोटल इनकम आती थी जिसमें ऊपर कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया पड़ा होता था, फिर टैक्सेबल इनकम आती थी, फिर टैक्स निकलता था, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट के तौर पे फॉरेन टैक्स माइनस होता था। फॉरेन टैक्स इज अ डिडक्शन या इट इज अ टैक्स क्रेडिट? बल्कि फॉरेन टैक्स जो पे किया वो टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, उसको तो दो अमाउंट से कंपेयर करके फिर लोअर वाला टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो फॉरेन टैक्स पे करना ये बिजनेस का खर्चा है या टैक्स लाइबिलिटी के बाद कोई माइनस करने वाली चीज है? तो जो टैक्स आप पाकिस्तान में पे करें या जो बाहर के मुल्क में पे करें, दैट इज पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। यार इतनी लंबी बात लिख दी, मुझे बताएं व्हाट इज द टैक्स दैट इज पेड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टैक्स? इनकम टैक्स। ये हाईलाइट जरा कीजिएगा। It is a tax paid on the profits of business. What is the name of tax that is paid on the profits of the businessman? Income tax. और इस कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये तो टेबल 1 2 में देखा था आप लोगों ने, परसेंटेजेस लगाते थे ना, तो परसेंटेज लगा के निकलता था। डन। बस ये नीचे छोड़ें, अगर कोई एग्जाम्पलें हैं तो एग्जाम्पलें इंशाल्लाह आपको करा दी जाएंगी। Tax deducted from an amount earned by the person. देख लो मोबाइल, जान ले लो इसकी क्या टाइम देख रहा था। होंडा सोल्ड अ कार टू डॉलेंस, प्राइस कितनी है? 7 मिलियन। भाई जरा ना अटेंटिव रहने बिजनेस के चैप्टर में, खुदा के लिए हाइब्रिड में मुझे फिर एक क्या माजरत करनी पड़ेगी लोगों से। कस्टमर कौन है और सेलर कौन है? कस्टमर डॉलेंस है, सेलर। अगर डॉलेंस वाले होंडा को पूरे पैसे दे दें, ये तो अच्छे नाम है ना, ये लोग टैक्स लेके भागते नहीं। लेकिन ऐसे में कोई मिस्टर ए मिस्टर बी लिखता, आपको बातें समझ नहीं आनी थी। ये अच्छे लोग हैं, आमतौर पे ये लोग टैक्स लेके भागते नहीं। लेकिन ठीक है, ये भी कंपनीज हैं, इनमें भी इंसान हैं, ये भी कुछ दो नंबरी कर सकते हैं। तो हुकूमत को एक डर है कि डॉलेंस वाले 70 लाख की गाड़ी खरीद के होंडा को पैसे दे देंगे, डॉलेंस वाले 70 लाख की गाड़ी खरीद के होंडा को पैसे दे देंगे, और होंडा इस 70 लाख को अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में शो नहीं करेगा। कोई दो नंबरी मार सकता है कि 100 गाड़ियां बेची तो कहेगा मैंने 90 बेची सिर्फ इस साल, और बाकी रिकॉर्ड्स में गायब करके कुछ ना कुछ करके कि यार ये इन लोगों को कहते यार हमें कैश में पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, कर करा के वो गायब कर दे और कम टैक्स दे। हुकूमत को ये डर है, ये जो भी मसला है हुकूमत को। तो हुकूमत डॉलेंस को कहती है डॉलेंस काटना आता है? डॉलेंस ने कहा हाँ हाँ काटना आता है। डॉलेंस ने मुंह खोल दिया फौरन, होने का पेड़ टैक्स काटना। डॉलेंस ने कहा हाँ काटना आता है, काटो टैक्स। तो जैसे कॉलेज वाले एम्प्लॉय को सैलरी देते हुए उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्स काटते हैं, तो डॉलेंस वाले, इसमें कस्टमर और सेलर जिसको समझ नहीं आना ना, तो उसको गेम समझ नहीं आनी, मोबाइल पे तो उसको गेम समझ नहीं आनी। तो अब टैक्स डिडक्शन का रेट ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं रेट कोई भी रेट एज्यूम कर रहा हूं, ये मैं कोई भी फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं। डॉलेंस पेड ओनली 60
8 लाख टू होंडा एंड डिडक्टेड, और काटा कितना 2 लाख एंड पेड 2 लाख टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ये किसके लिए पे कर रहा है? ये 2 लाख होंडा के लिए खर्चा होगा, या जब होंडा साल के आखिर में अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेगी तो ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका। देखिए खर्चे और टैक्स क्रेडिट में फर्क समझे। आए हुए हैं सारे, रशीद, गामा, सुल्तान, टोनी, सारे आए हुए हैं। अच्छा फिर देखें डिडक्शन क्या होती है। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट याद है थोड़ा थोड़ा? टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए, मैं सेल में से रिपेयर माइनस करूं, सेल में से रेंट माइनस करूं, मैं सेल में से एडवर्टाइजमेंट माइनस करूं, मैं सेल में से डेप्रिसिएशन माइनस करूं, ये डिडक्शंस हैं। लेकिन अगर मेरा इनकम टैक्स है, चाहे मैंने खुद जमा कराया है चाहे किसी ने काटा है मेरा टैक्स, तो वो इनकम टैक्स यहां माइनस नहीं करना, वो आपने इनकम टैक्स कहां माइनस करना है? टैक्स डिडक्टेड। हो सकता है किसी ने जिंदगी में आपका टैक्स किसी मौके पर काट लिया, वो एंड पे माइनस कर दें। वो यहां माइनस करना है या उत्ते माइनस करना है? उत्ते माइनस करना है या थल्ले माइनस करना है? उत्ते माइनस, थल्ले मींस नीचे, उत्ते मींस ऊपर। उत्ते माइनस करना है या थल्ले माइनस? जेड़ा उत्ते माइनस करना ओनू कहते, जो ऊपर माइनस करना उसको कहते हैं डिडक्शन, और जो थल्ले माइनस करना उसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। तो इसको टैक्स क्रेडिट। अच्छा सिमिलरली एक और बात आपसे पूछूं, कल कल आपको एग्जामिनर दीवाना हो जाए, कहे ज़कात उत्ते माइनस करो, मैं कहना थल्ले माइनस करांगा। ओके नहीं उत्ते माइनस करो, मैं कहना थल्ले माइनस करांगा। अब वो अगर मैं कहता भी है ज़कात उत्ते माइनस करो, मैं कहूंगा ना पुत्र, क्योंकि ज़कात खर्चा नहीं है, ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस है। बच्चों की तालीम इत्थे माइनस करो, नहीं पाई इत्थे माइनस करांगा। तो जो चीज जहां माइनस करनी होती है वो वही माइनस करो। बड़ी बात भाई आपने, अब है यही बात है, अब क्या करें? जो चीज जहां माइनस करनी होती है वो वही माइनस करनी होती है। अब अपने बैग से गाड़ी तो नहीं निकाल सकते, है ही नहीं उसमें पड़ी हुई, माइनस कर ही नहीं सकते। तो जो चीज जहां माइनस करनी है वो। अब बोलें किसने कमाया था? वो भाई 4 दिन पहले आपसे एक बात कर रहा था, अभी यानी 4 मिनट पहले। किसने कमाया था? होंडा ने। किसने खरीदी थी गाड़ी? हुकूमत को क्या डर था? कर लो गल, चैप्टर नहीं मिल रहा मुझे ये। तो अब डॉलेंस पेड 68 लाख टू होंडा एंड डिडक्टेड 2 लाख एंड पेड 2 लाख टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ होंडा। दिस 2 लाख इज नॉट डिडक्शन अलाउड टू होंडा। क्यों 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 क्यों? बट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। हाँ एंड पे टैक्स क्रेडिट माइनस कर दे, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो बताएं हमारी इनकम पर किसी ने पहले कितना टैक्स काट लिया? 2 लाख रुपए। से काटना नहीं चाहिए था, हमने मना भी किया मत काटो। उसने कहा मैं काटूंगा, तू कर ले जो करना है, मुझे हुकूमत ने कहा मैं काटने को। एनओटी कर ले जरा। हाँ हाँ चीज़ें बहुत आसान हैं अगर आप टाइम दें।
तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे क्यों गुड? हाँ नहीं, होंडा वाले तो 70 लाख की इनकम में ऐड करेंगे उनकी। ये जब न्यूमेरिकली आएंगी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ये किसी ने सवाल पूछा था, इसको इग्नोर करें आप। डॉलेंस पेड ऑन 68 लाख टू होंडा। ऑन कहाँ से आ गया? ऑनली लिखना था। नहीं, डॉलेंस पेड 60 लाख। बता दिया करें यार, भी अच्छे भले अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बैठे हुए इधर, बोलते ही नहीं। डॉलेंस पेड 68 लाख टू होंडा एंड डिडक्टेड 2 लाख एंड पेड 2 लाख टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑन होंडा, नहीं ऑन बिहाफ ऑफ होंडा। This 2 lakh is not deduction allowed to Honda, but tax credit will be allowed. Boys hybrid दिल धक धक, बॉयज हाइब्रिड दिल धक धक। आप लोगों ने इधर ही बैठे रहना है और देखना है कि फ्यूचर में आपके साथ परसों क्या होगी इंशाल्लाह। तो उससे नजर आ रहा होगा कैमरे में। दरख्तों से ना कांटेदार शाखें नहीं, नॉर्मल शाखें 2-3 उतरवा लें। बल्कि मेरे पास है जादुई छड़ी, कोई और टीए कुछ मारेगा तो परेशान होंगे बच्चे। लोहे का स्केल है किसी के पास? लोहे का स्केल ठीक है, क्लास के बाद मुझे उधार दे दीजिएगा, तोड़ के वापस कर दूंगा। इतना मारेंगे? टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एन अमाउंट earned by tax deducted by Dolens on an amount earned by Honda। भाई लिख लें यार इस तरह, टैक्स डिडक्टेड बाय डॉलेंस फ्रॉम एन अमाउंट earned by Honda। अच्छा यार, अब पॉइंट सी इज नीड्स फ्रेश माइंड और पॉइंट सी ए बी नीड्स फ्रेश माइंड। तो पॉइंट डी की तरफ आ जाएं, एक आसान सा पॉइंट है, फिर हम पढ़ के थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं आज। पॉइंट डी, इंटरटेनमेंट। इंटर अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए, एंटरटेनमेंट अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाए। परसों तो फिजिकल क्लास में होना है ना ये, तो फिजिकल क्लास में तो कुछ स्टूडेंट्स क्लास से पहले इधर खड़े होते हैं, कुछ उधर खड़े होते हैं, तो क्लास से पहले ही इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे ताकि जल्दी समेटा जाए। टाइम पे बाहर आ जाइएगा क्लासों के, मैं तो नहीं आऊँगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, और मैंने एक अच्छा भला इमेज बनाया हुआ है आपका अपने जहन में, और ये हाइब्रिड वालों का भी। खुदा के लिए इसको ब्रेक नहीं होने देना आप लोगों ने। A deduction for entertainment expenditure shall be allowed। बिजनेस में एंटरटेनमेंट हो जाती है, कोई मसला नहीं। ये नहीं कि एंटरटेनमेंट करने लगेंगे तो लॉ मेकर कहेगा क्यों कर रहे हो। बिजनेस में एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये माइनस करने की इजाजत है अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए हो, बिजनेस के लिए। मिसालें एंटरटेनमेंट की मिसालें, इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जाके एंटरटेनमेंट आपने कर ली ऑन बिजनेस फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि बाहर चीज खरीदने गए थे आप, अब आपने 3-4 सप्लायर्स को बुलाया, उनको खाना खिला दिया, फिर उनसे डिस्कशन करके देखा कि किसकी चीज बेहतर है, तो इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कई दफा ऐसा होता है कि कोका कोला की फॉरेन हेड ऑफिस कोई एंटरटेनमेंट का बड़ा इवेंट करता है जिसपे करोड़ों रुपया खर्चा आता है। अब वो पूरी दुनिया में जहां जहां कोक की ब्रांचेज हैं उसको उसका अपना अपना हिस्सा भेजता है कि 10 लाख तुम डाल दो, 20 लाख तुम डाल दो, 30 लाख तुम डाल दो, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे हमने एंटरटेनमेंट की है, इससे सबको ही फायदा होगा। तो फिर अगर आप ब्रांच हैं किसी के लिए और कोई आपका ऑफिस है और वो बाहर है और वो अपना खर्चे का बर्डन आप पे डालना चाह रहा हो, तो प्लीज इसको खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमारे लॉ मेकर को कोई एतराज नहीं इसके ऊपर
क्योंकि ये एक जेन्युइन खर्चा है आपका जो हेड ऑफिस ने आप पर डाला है, ये कोई जुल्म वाली बात नहीं है। तो और वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। अब ये लाइन क्लास के बाद आके लोग पूछते हैं तो उसका मतलब लिख लें, हमारे हेड ऑफिस ने बाहर के मुल्क में खर्चा किया और थोड़ा सा शेयर हमने बर्दाश्त कर लिया। हमारे हेड ऑफिस ने बाहर के मुल्क में खर्चा किया और थोड़ा सा शेयर हमने बर्दाश्त कर लिया। चलें जी आगे। इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। तो पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर के मुल्क के कस्टमर आए हुए थे चीज़ें लेने के लिए, या बाहर के मुल्क के कुछ सप्लायर्स आए हुए थे, तो उनको आपने खाना खाना खिला दिया, कोई मसला नहीं, भाई को ग्लूकोज दो यार। इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट पर्सन्स, आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे कॉलेज वालों ने सबको एक एक लेयर्स खिला दी, तो बस क्या मतलब भाई, जिंदगी में कभी किसी के हदियों को कम मत समझना, ये आपकी ट्रेनिंग की जा रही है। इन्हीं बातों पे तो फिर आगे लड़ाइयाँ होती हैं खानदानों में, उन्होंने हमें ये दिया, बस हमने तो उनको इतना कुछ दिया। ये यहीं से सोच डेवलप होती है, इसको हमने बदल, लेकिन इसी तरह के लोग फिर मसला डालेंगे, मारने हदिया अगला दे ना दे, आप उसकी मर्जी है, हद होगी, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। इट्स ब्यूटीफुल एग्जांपल बीइंग गिवन इन द क्लास। तो कॉलेज वालों ने आपको एक लेयर्स खिला दी या आपको स्ट्रॉ दे दिया कि बॉटल जाके खरीद लें, तो दैट इज एंटरटेनमेंट। पॉइंट नंबर डी, चटनी दे दी, समोसा फक्त नहीं दिए। पॉइंट नंबर डी, इनकर्ड एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, एजेंट, डायरेक्टर और एम्प्लॉइज, इनकर्ड एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। कोई नई ब्रांचेस ओपन हुई, पकाने पकाने फुला के गुब्बारे वगैरह फुला दिए, गैसी गुब्बारे, साथ ही उड़ जाए बंदा, मैं जा रहा हूँ आज गैसी गुब्बारे के साथ, जा। A deduction will be allowed, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है, where the खर्चा is incurred on person related directly to, हाँ अपने चाचे को, फुफ्फो को, ताए को नहीं लाना दफ्तर में और लाके उनको खाने खिलाने, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ किन लोगों में खर्चा करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड है। ये अपने पूरे खानदान वालों की दावत हो रही हो जी, एनुअल गाला है खानदान वालों का, एनुअल फैमिली गाला, और उसको दफ्तर के खर्चों में डाला हो चपेट, ये तेरे घर का खर्चा है। हाँ? तो किन लोगों पे खर्चा करना है, जो बिजनेस किए हो। अगर प्रिंसिपल साहब अपने घर वालों को रोजाना लाके यहाँ खाने खिला रहे हो और फैमिली को बुला रहे हो, तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। आगे चलें। कहते हैं मैं इंटरटेनमेंट बताता चलूँ क्या होता है। एक दफा आपको रिलेटिव बताया था क्या होता है, याद है? आज आपको इंटरटेनमेंट बता देता हूँ क्या होता है। तो इंटरटेनमेंट मीन्स खाना खिलाना, इंटरटेनमेंट मीन्स थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना, ऐसे गुदगुदी कर दी, रिफ्रेश हो गया सॉरी। एंड रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज, और रहने की मुनासिब सहूलत देना। मादरत यार सोच के नहीं आता, जबान से चीजें निकल जाए तो इग्नोर कर दिया करें। एंड रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज, और रहने की मुनासिब सहूलत देना। ये नहीं कि आपने कोई फॉरेन कस्टमर्स आए हैं तो फुटपाथ के ऊपर कपड़ा डाल के दे दिया, भाई तकिया खुद ले आओ यार। तो रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज, रहने की मुनासिब जगह, इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। यानी ये ना हो कि कोई छोटी सी कंपनी हो और वो 7 स्टार होटल के अंदर अपने कस्टमर को ठहरा रही हो, फिर शायद लॉ मेकर एतराज कर दे कि तुम्हारी नॉर्म्स बिजनेस की ये नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना जजमेंटल है। इंटरटेनमेंट में देखिए हमें हार्ड एंड फास्ट चीजें पता नहीं चली, एक जजमेंटल चीज है कि तुम्हारी नॉर्म्स क्या है बिजनेस की। नॉर्म्स के अंदर रहते हुए इंटरटेनमेंट करो तो कर लो, नॉर्म्स के अंदर रहते हुए इंटरटेनमेंट करो तो कर लो, और अगर नॉर्म्स को क्रॉस करते हुए एंटरटेनमेंट करो तो कर लो, लेकिन हम अलाउ नहीं करेंगे खर्चे के तौर पे। करनी है कर लो, तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस नहीं करने देंगे।
अल्लाह अकबर 6 मिनट पड़े हैं, चुप कर जा, कोई सवाल ना पूछी। अच्छा हाँ बोले भाई, एम्प्लॉयज के लिए भी तो ये देखो ना, हल्का फुल्का उनको कुछ खिला दिया करो, एम्प्लॉयज को भी, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, भी खिला दो। हाँ, एक दो दफ़ा सवाल आया है कि एम्प्लॉयज़ आपके डिपेंडेंट्स साथ आए हैं, यानी एम्प्लॉयज़ आए हैं खाने पे एनुअल गैदरिंग में, और साथ बीवी बच्चे भी उनके आए हैं। तो बीवी बच्चे, अगर ये मैं नहीं डिस्कस करा कि इनवाइटेड थे या अनइनवाइटेड थे, ये ज़िंदगी में आप कभी ऐसा काम ना कीजिएगा कोई इनवाइट आपको करे और आप विद फैमिली पहुंचे हों, कि विद फैमिली खुद ही बॉल पॉइंट से लिखे विद फैमिली पहुंचे हों। तो खुदा के लिए ज़िंदगी में ऐसी हरकत आपसे तो कम से कम एक्सपेक्टेड नहीं है। ज़माना बदल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर एम्प्लॉयज़ अपने डिपेंडेंट्स को ले आएँ, भाई बॉयज़ हाइब्रिड, हाथों को रब करें अच्छी तरह, हाथों को रब करें, वार्म अप कर लें, फिर आपको इंशाल्लाह फील नहीं होगा ज़्यादा। अभी से रब करें, 5 मिनट लें, ठीक है। तू पढ़ के आ जी, तू सुबह सुबह हाथों को रब करने लगा ना, मुझे पता है, उसकी जगह पढ़ के आ जा। बहुत ठंडा है हाथ आपका। तो एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स भी अगर आ जाएं, तो अगर वो खाना खा रहे हो तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि कमिश्नर कोई बंदा खड़ा कर देगा, यार देखो इसकी बेगम ने कितनी बोटियां खाई, इसके बच्चों ने कितनी बोटियां खाई, उसने प्लेट में आलू डाले, उसने चने डाले, इसने कौन सी कितनी बोतलें पकड़ी। बच्चे तो फिर 4-5 खड़का जाते हैं बोतलें करो। पुराने ज़माने में ढक्कन खोल के भी कुछ मिलता था तो बस बोतलें ही बोतलें होती थी शादी में, और क्या होता था। तो इसलिए अगर डिपेंडेंट्स भी आ जाएं तो चलता है थोड़ा बहुत, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, सैलरी के चैप्टर पे आके 2 मिनट लगा के एक डायग्राम बना ले, इसको मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह कल करूंगा। किधर है सैलरी का चैप्टर? जहां भी है सैलरी का चैप्टर। कहीं भी सैलरी के चैप्टर में कर लें नोट। चार बंदे ना अलग अलग, नोट कर लें, इसको मैंने समझाया नहीं, इंशाल्लाह कल समझाऊंगा। जी कर लिया नोट? कर लें बाकी। भाई हमारे एक पुराने स्टूडेंट थे, वो तो उनके आर्टिकल्स भी ख़त्म हो गए थे, जॉब कर रहे थे 1-2 साल से शायद, तो उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहरहाल मौत का फरिश्ता ये नहीं देख के आता कि इसने बूढ़े का बोना है। खुदा के लिए अपनी फ़िक्र फिर खुद ही कर लें। और ये अगर सोचा हुआ है कि इतने साल बाद ये करेंगे, बहुत अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने जवानी में ही अपने आप को अल्लाह से जोड़ लिया।
और जवानी की अल्लाह की इबादत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिलेगा। और इसी तरह अगर अल्लाह को नाराज़ करते हुए चले गए तो फिर कुछ रिवर्स नहीं हो सकता ना, जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। माहौल में रहेंगे, दीन की बात सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ सीखते रहेंगे, अमल में आती रहेंगी। रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है।